हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है द नेक्स्ट थॉट के एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आज हम बात करेंगे जिनको जे.एंड.के में द डोगरा पत्रकार से जाना जाता है, डोगरा जर्नलिस्ट से जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूं आशीष कोहली सर के बारे में, जिनके साथ उनकी जर्नी के बारे में, जर्नलिज्म के बारे में उनसे हम जानेंगे। तो आइए बात करते हैं सर के साथ। थैंक यू सो मच कोहली सर हमारे साथ यहाँ आने के लिए। हमने सोचा नहीं था कि हमारे साथ हम इतनी जल्दी आपके साथ इंटरव्यू कर पाएंगे। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। आपके सभी दर्शकों को राम राम, सनातन धर्म की जय। भाई ने जब मैसेज किया ना, तो भाई ने अपना पूरा प्रोफाइल दिया कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, मैं इतने हैं। तो आजकल लोगों को होता है ना, पहले लोग देखते हैं कि जिसके पॉडकास्ट में जाना है उसके सब्सक्राइबर भी हैं कि नहीं है। तो मेरा जवाब इनको था, वो शायद अगर ये दिखाना चाहें दिखा भी सकते हैं कि हाँ, आपका सब्सक्राइबर स मायने नहीं रखते हैं। किसी तक कोई अच्छी चीज़ अगर आप पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए ज़रूर हाज़िर हूँ। तो मुझे मायने नहीं रखता कि किसके कितने सब्सक्राइबर हैं। जी, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, जैसे आपने बोला था कि आपके अगर 0 सब्सक्राइबर भी होते, 0 व्यूज़ भी होते, मैं तब भी आपको आता है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर मेरे से सबसे पहला सवाल है, आपको कब ख़्याल आया कि मतलब जिस टाइम पे आपने स्टार्ट किया था, 20-25 साल पहले आई थिंक, तो तब आप एक जर्नलिज़्म का एक बहुत बड़ा था, मतलब इतना जितना सोशल मीडिया का इतना था नहीं, तो कैसे ख़्याल आया कि यार जर्नलिस्ट बनते हैं या जर्नलिज़्म में जाते हैं? देखिए, मेरी जर्नी है ना, वो कई जगह पर आपको सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। तो कुछ शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली मैं उस समय 10th क्लास में था, 10th स्टैंडर्ड में था, शिक्षा निकेतन स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, जीवन नगर। तो उस समय कोई ख़्याल नहीं आया मेरे को कि भई मैं जर्नलिस्ट ही बनता। मेरे लिए उस समय जर्नलिज़्म के बारे में कुछ पता नहीं था कि ये क्या होता है। बस मुझे किसी ने, मेरे अंकल हैं, उन्होंने, तब हमारी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे घर के, तो पिताजी ऑटो ड्राइवर थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि तेरे को चलो एक जॉब लगवा देता हूँ, तेरा पढ़ाई भी चलती रहेगी, घर का थोड़ा बहुत खर्चा भी चलेगा। तो उस समय मैं सिटी केबल में मैंने जॉइन किया। आज के जितने भी जर्नलिस्ट आपको सोशल मीडिया पे दिखते हैं ना, उन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा सिटी केबल का। तो मैंने वहाँ पर जॉइन किया सबसे पहले। तो वहाँ पर उस समय अनिल गुप्ता जी, सुमंत सिंह जम्वाल जी थे, जो ओनर थे, उनके पास मैंने काम किया। देन वहाँ पर मुझे ऑफ़िस बॉय का काम मिला था। मैं वहाँ पर टेबल साफ़ करना, ये वो सारा काम, तो बड़ी स्ट्रगल है अपनी हुँ, लाइफ़ की। लोगों को तो लगता है कि आज आशीष कोहली को देखते हैं तो कहीं अपनी ही धारणा बना लेते हुँ, हैं। बट किसी भी मुकाम तक पहुँचने के लिए भगवान बड़े सारे हुँ, आपसे ना आपके टेस्ट लेता है। हुँ, तो साइंस की लैंग्वेज में कहें तो लिटमस टेस्ट होते हैं बहुत सारे लाइफ़ में, तो हमारी लाइफ़ में बड़े हुए हैं। तो उस समय जब मैं उस चैनल में काम किया, तो वो किस्मत से वो एक टीवी चैनल था। तो मैंने वहाँ देखा लोग आ रहे हैं, लड़कियाँ आ रही हैं, न्यूज़ पढ़ती हैं, न्यूज़ कास्टर जिसे कहते हैं। कोई कैमरा लेकर आ रहा है, कोई वहाँ पर न्यूज़ लिखता है, स्क्रिप्ट राइटिंग हुँ, करता है। तो मेरा शौक पड़ गया कैमरा के ओ तो मैंने हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता कैमरा की तरफ ध्यान करना शुरू कर दिया। बड़े सारे वहाँ लोग थे जो कैमरे को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। आजकल वो कई बार रो रहे होते हैं, जब कभी अपना न्यूज़ चैनल लॉन्च करते हैं तो आशीष कोहली को बुलाया, आशीष कोहली आया नहीं, तो लोगों को रो के दिखा दिया, ऐसे किया आशीष कोहली हुँ, ने। लेकिन मैं आज भी उनको फिर भी रिस्पेक्टफुली ही नमस्ते करता हूँ कि आप वही हैं जिन्होंने उस समय मुझे कैमरे को हाथ तक नहीं लगाने दिया था, लेकिन मैंने कभी रो के नहीं दिखाया। तो आहिस्ता-आहिस्ता कैमरा को सीखना शुरू किया। वहाँ पर कई सारे हमारे लोग थे जिन्होंने मुझे कैमरा चलाना भी सिखाया, जिनमें राजिंदर जी हैं, आज भी उनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। राजकुमार जी हैं, श्याम सुंदर जी हैं, इन्होंने कैमरा सिखाया, कैमरा कैसे चलाते हैं। फिर उसके बाद मुझे टेक वन चैनल में जॉब करने का मौका मिला। दविंदर सिंह राणा जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके पास मैंने 10 साल काम किया है। वहाँ पर मैंने फुल फ्लेज एज़ ए कैमरा पर्सन काम किया है। वहाँ पे मेरे जो उस्ताद रहे हैं, मेरे गुरु रहे हैं, मिस्टर संजय कपूर जी, उन्होंने मुझे कैमरा चलाना सिखाया। न्यूज़ वहाँ पर मैंने सारा लोगों पूरा का पूरा स्टूडियो हैंडल करता था मैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा देखा तो ये भी देखने को मिला कि अब थोड़ी-सी जर्नी को आगे बढ़ाया जाए। बट अभी भी कैमरामैन से मेरा मन नहीं निकलता था बाहर कि मेरे को वही फ़ील्ड अच्छी लगती थी। तो मेरे को डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल में जॉब करने का मौका मिला। इससे पहले दिल्ली भी गया, वो बड़ी लंबी स्टोरी है। स्ट्रगल। वो तो कभी और आपको वो भी सुनाएँगे, बट वो मेरे सोशल मीडिया पे मिलेगी अच्छा, आपको। तो मैंने डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल में काम किया, मेरे रिपोर्टर थे मिस्टर दीपक खजूरिया जी। तो उसके बाद मुझे उस चैनल में दीपक जी ने स्विच किया दूसरे चैनल में, तो मुझे उस चैनल में मौका मिला
एज ए रिपोर्टर काम करने का। तो फर्स्ट मैंने वहाँ पे रिपोर्टिंग की डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल में। तब सोशल मीडिया कुछ नहीं होता था। तब हमारे पास वो पीडी कैमरा होते थे, पीडी 170 कैमरा कहते हैं, टेक्निकली नाम है कैमरा का। उसके अंदर कैसेट्स डलती थी, तो वो कैसेट्स में हम शूट करते थे। कैमरा माइक होते थे, वायर वाले माइक्स होते थे, हमने वो उसमें काम किया है, कॉर्डलेस माइक्स पे काम किया है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। तो मैंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया पर जर्नलिज्म स्टार्ट की थी। अभी भी जो रिपोर्टर आपको दिखते हैं, उन्होंने भी नाम नहीं सुना होगा, यू फॉर यू वॉइस। तो ये हाँ। चैनल मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। तब 2 ही चैनल होते थे, यू फॉर यू वॉइस और जम्मू लिंक्स। तो मैंने यू फॉर यू वॉइस पे सबसे पहले रिपोर्टिंग करनी शुरू की थी। तो बस उसके बाद कारवां चलता रहा। आप जैसे भाइयों का प्यार, मेरे बड़ों का आशीर्वाद और भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद, और आज आप सब लोग मुझे डोगरा पत्रकार के नाम से जानते हैं। कल का एक ऑफिस बॉय, फिर मेरी जर्नी असिस्टेंट कैमरामैन की रही, देन कैमरामैन बना, उसके बाद रिपोर्टिंग की, और आज एक आप सबके आशीर्वाद से एक छोटा-सा चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है डोगरा पत्रकार। इसी से सर आपकी जर्नी तो सही में स्ट्रगलिंग है एंड इंस्पायरिंग भी बहुत ज़्यादा है। इसी से आपने जैसे डोगरा जर्नलिस्ट की बात की, आपके साथ ही हमेशा जोड़ा जाता है काफ़ी देर से कि डोगरा जर्नलिस्ट है। मेरा यही सवाल था कि जब आप किसी भी जर्नलिज़्म के साथ कोई जैसे डोगरा किसी रीजन का नाम जोड़ लेते हो, तो आपकी जो बाउंड्री है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये मेरा एक प्लस पॉइंट है या फिर नेगेटिव देखिए है देखिए जर्नलिज़्म? कोई बाउंड्री कम नहीं होती है। ये बस थोड़ी-सी दिमाग के अंदर, अपने दिमाग के अंदर ही सोचने की एक उपज है कि डोगरा शब्द लगाने से हमारी बाउंड्री, क्या जब कोई व्यक्ति अपने साथ कश्मीरी वर्ड लगाता है और वो अपने आप को इंटरनेशनली बाहर मतलब फॉरेन में जाकर या किसी बड़ी कांग्रेस में जाकर या किसी डायस्पोरा में जाकर जब वो वहाँ पर बोलता है कि आई एम ए प्राउड कश्मीरी, तो क्या उसका दायरा कम हो जाता है? नहीं होता। नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है जब कभी कोई डोगरा आगे बढ़ रहा है, कोई डोगरा अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, तो उसके आगे रुकावटें बड़ी आ जाती हैं। अब वो रुकावटें किस तरह की आएँगी? जब मैंने भी चैनल स्टार्ट किया तो मुझे भी बड़े लोग कहते थे, "यार तू डोगरा पत्रकार चैनल तो रख रहा है, मुश्किल हो जाएगा, चलेगा नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तुझे मतलब महीने 2 महीने के बाद नाम चेंज करना पड़ेगा।" मैंने कहा, "अच्छा।" तो प्रॉब्लम बस यहाँ पर है कि भई आप किसी डोगरे को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते, और ये प्रॉब्लम किसी बाहर वाले में नहीं है, ये आम डोगरों में ही है। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि यूनिटी की बड़ी कमी है। कभी भी मैं किसी भी एक कम्युनिटी में सीमित नहीं रहता। भई मैं, आप मेरी वीडियोज़ देखेंगे, मुस्लिम्स भी उतना ही प्यार करते हैं मुझे जितने हिंदू करते हैं। सिख कम्युनिटी भी उतना प्यार करती है जितना हिंदू करते हैं। क्रिश्चियंस, मुझे स्पेशली इनवाइट किया जाता है क्रिसमस डे के ऊपर, हमारे शूट के लिए आइए। अभी थोड़े दिन पहले हम गरीब बच्चियों की भी शादी करवाते हैं भगवान की दया से। तो आप सबके आशीर्वाद से, तो उसमें आपको मैं बताऊँ कि एक क्रिश्चियन फैमिली की भी बच्ची की शादी के लिए उन्होंने हमें अप्रोच किया। हालाँकि वो चाहते नहीं थे, सामने हमने वो उनकी वीडियो भी कोई नहीं डाली। हमने जितनी हेल्प थी उस बच्ची की, लेकिन वो क्रिश्चियन फैमिली थी। वाओ! अगर मेरा मेरा दायरा डोगरा तक ही सीमित होता, तो मुझे क्यों क्रिश्चियन फैमिली अप्रोच करती? अभी थोड़े दिन पहले सिख कम्युनिटी से एक लेडी है बेचारी, बहुत परेशान थी। कितने जर्नलिस्टों के पास गई, और जब मैं उनके घर गया तो रो रही थी। कहती भैया मैं आपके पास सबसे लास्ट में आई। मेरे को जो जर्नलिस्ट अपने लगते थे मैं उनके पास गई। अपने माने मतलब अपने वो लिए अब ठीक। छोड़ दीजिए, वो समझ जी। जाएँगे। बट उन्होंने, किसी ने उसको बेचारी उस लेडी को मतलब उसको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। फिर लास्ट में उसने मुझे फ़ोन किया, ये भी सोच के कि पता नहीं ये भी नहीं आएगा। लेकिन जब मैं गया तो रोने लगी और कहने लगी कि भैया मुझे माफ़ करना, मैंने आप पे शक किया, लेकिन आप ही मेरे साथ खड़े हुए। सो ये सोच में एक डिफरेंस है। मेरा दायरा उतना ही है, स्काई इज़ द लिमिट है ना? तो मेरे लिए मेरा उतना ही जम्मू का डोगरा भी इम्पोर्टेंट है जितना कश्मीर का कश्मीरी, और उतना ही लद्दाख का लद्दाखी भी। बट ये सोच में फ़र्क है। कई बार हम लोगों से मिलते हैं ना, कई बार आपको भी कई लोग मिले होंगे जो मेरे बारे में कुछ अपने से ही नैरेटिव तैयार कर देते हैं। आपको पक्का बोला होगा किसी ने, जब आपने बोला होगा ना मैंने आशीष कोहली का पॉडकास्ट करना है, आपको 10-15 ऐसी बातें बोली होंगी जो आप पॉडकास्ट खत्म करने के बाद बोलोगे भैया मेरे को जो बोला गया था आप तो उससे बिल्कुल हटके हैं। बिल्कुल। तो नैरेटिव बनाना बड़ा आसान है किसी के लिए भी, कि आप किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बाद में जब आप उससे मिलते हैं
तो वो इंसान कहता है कि नहीं यार ये तो अलग है। सो आप नैरेटिव बनाइए, लेकिन किसी की छवि मत खराब करिए, क्योंकि जिसकी आप छवि खराब कर रहे हैं, भगवान उनके साथ है, माता रानी उनके साथ है, उनके साथ उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। तो मतलब इसी चीज़ के साथ जैसे कि आपके साथ जेएंडके के सारे यूथ भी आपके साथ, आप जैसे बोल रहे हो कि सारे लोग भी आपके साथ हैं विदाउट एनी डिफरेंसेस कि कोई किस धर्म का है, किस रीजन का है। तो सबसे अभी जो मैं 1 डेढ़ साल से देख रहा हूँ, मतलब हमारे साथ ही कुछ बच्चे हैं, चाहे जेकेएसएसबी के या प्रिपरेशन करते हुए एस्पिरेंट्स हैं, वो उनका कहीं न कहीं जहाँ तक मैंने सुना उनका कहीं न कहीं एक रुझाव है कि आशीष कोहली सर अभी हम लोगों को साइड कर दिए, या जितने भी जर्नलिस्ट हैं जेएंडके के, उन्होंने हमें साइडलाइन कर दिया क्योंकि शायद उन जर्नलिस्ट को इतना व्यूज़ नहीं मिलते हैं, जो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि आजकल जो जर्नलिज़्म है, वो कोई भी कैमरा पकड़ के स्टार्ट कर दे रहा है। लेकिन आपसे या जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उनकी काफ़ी अपेक्षाएँ थी कि हमारे साथ बने रहेंगे। जहाँ तक हम अभी बात कर रहे थे कि आपने जो स्टोरी बताई वो बिल्कुल ही अलग थी कि हाँ, आपने इतना सारा बच्चों के साथ किया, लेकिन बच्चों तक वो बातें बहुत कम पहुँची हैं अभी। वो अभी भी सोच रहे हैं कि यार कोहली सर अभी भी उनका साथ नहीं दे देखिए, रहे हैं। मैं ना एक एक बात कहना चाहूँगा, जहाँ तक जेकेएसएसबी की बात है ना, जी, तो मैं तो अपने यूथ के साथ हमेशा खड़ा होता जी, हूँ। चाहे वो एस्पायरेंट्स हैं, चाहे उन्होंने अभी सोच रहे हैं कि वो जेकेएसएसबी जी, के लिए तैयारी करना शुरू करें, मैं उन सब के साथ खड़ा हूँ। बट फ़र्क ये आ जाता है भाई कि ना आपके जेकेएसएसबी में भी 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। हाँ, एक वो ग्रुप है जो कहता है कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। एक वो एज ग्रुप है जो कहता है भैया एग्ज़ाम होने चाहिए, एग्ज़ाम में कोई डिले नहीं होना चाहिए, है ना? तो दिक्कत ये आती है कि यार जब हमें लोग अप्रोच करते हैं या हम किसी की आवाज़ उठाते हैं, तो यार आज के समय में अगर आप बात करें, हमारा जो जेएंडके है, कितनी चीज़ों से सफ़र किया है। कोरोना से सफ़र किया, 370 के बाद जो बंद रहा कश्मीर, या जहाँ कुछ भी जितना भी जी, चीज़ें रही हैं, उन सब चीज़ों से आम यूथ कितना सफ़र करता है। जी, अब आप जेकेएसएसबी की बात करते हैं, कोरोना अगर सपोज़ 3 साल रहा, तो उस 3 साल में जो एज ग्रुप थी वो रुकी तो नहीं, बिल्कुल, वो तो है ना? बढ़ती गई। 25 साल वाला 28 साल में पहुँचा। जी, तो अब आप बताइए उस 25 साल वाले का क्या कसूर है कि जब उसको कोरोना की वजह से वो जब कोरोना खत्म हुआ तो 28 साल का हो गया, या सपोज़ कोई भी जो भी एज एज ग्रुप ग्रुप है। तो हम उसकी जब आवाज़ उठाते हैं, वो यही सोच के उठाते हैं कि यार कम से कम इनको वो चांस मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं इस चीज़ के भी फ़ेवर में नहीं हूँ कि बार-बार एग्ज़ाम होते हैं, तो उनको डिले कर दिया जाए, उन पे स्टे लग जाए, उनमें ऐसा हो जाए। मैं भी चाहता हूँ कि एग्ज़ाम रेगुलर बेस पे होते रहने चाहिए, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो है वो कम हो। एक तरफ से हम कहते हैं यार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, दूसरी तरफ से हम कहते हैं कि भैया एग्ज़ाम आया लगवाओ स्टे। तो मतलब एग्ज़ाम आएगा आएगा तो स्टे लग जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती जाएगी ना। तो हमें एग्ज़ाम जो है प्रॉपर इंटरवल में हर साल होते रहने चाहिए, मैं इसके बिल्कुल फ़ेवर में हूँ। लेकिन जहाँ कुछ हमारे भाई-बहनें जो बेचारे कोरोना की वजह से जिनको एज रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आई हो, तो उनको अगर चांस मिलता है, बाकी स्टेट्स अगर दे रही हैं, तो यार जे-एंड-के क्यों ना दें? तो हम उनकी आवाज़ उठाते हैं। बाकी आज भी जो यूथ मुझे ट्विटर पे फ़ॉलो करता है, वो जब भी मुझे किसी ना कभी कोई हैशटैग कैम्पेन्स चलती हैं, तो मैं उनकी हैशटैग कैम्पेन्स में नॉट एज़ अ जर्नलिस्ट, एज़ ए इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट करता हूँ। बिकॉज़ मुझे उन यूथ में अपना आप को भी देखने का मौका मिलता है कि यार इनके साथ खड़ा होना है। कि अगर मैं एज़ अ जर्नलिस्ट उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, तो एज़ अ इंडिविजुअल करूँगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। मैं एज़ ए जर्नलिस्ट भी सपोर्ट करता हूँ और एज़ अ इंडिविजुअल भी। एक इसी पे मैं इसको थोड़ा और लंबा खींचना चाहूँगा, जैसे कि अभी जेकेएसएसबी का एक एग्ज़ाम होता है जो हमारे स्टेट में बहुत बड़ा होता है, जेकेपीएसआई, जो आपने सुना होगा 2021 या 22 में इतना बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ था। फिर से सर सेम चीज़ अभी चल रही है, मतलब 1 साल होने वाला है शायद जी। फॉर्म फिल हुए, फिर कोर्ट केस हो गए हैं, जो भी चीज़ें हुई है, अभी तक वो यूथ वहीं का वहीं है। मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ, मेबी आप ठीक है, आप गवर्नमेंट से नहीं हो, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, शायद गवर्नमेंट के लिए भी। तो वो जो 1 डेढ़ साल से बच्चे भुगत रहे हैं, आपके हिसाब से आपने उनको आप कितनी बारी मिले, या फिर आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए उनको? आपके पास जाना चाहिए या किसी जर्नलिस्ट के पास, या किसी भी जर्नलिज़्म के थ्रू जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए? क्योंकि वो बच्चे तो बहुत तंग हैं अभी। देखिए, मैं तो पहली बात कहूँगा कि मैं ये कहता हूँ कि भई आपकी जो कलम की ताकत है वो बड़ी मतलब बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। मैं कभी किसी को नहीं कहूँगा कि आप सड़कों पे जाओ और जी, प्रोटेस्ट करो, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ठीक है, आपको सरकार तक या
किसी भी कंसर्न्ड एजेंसी या रिक्रूटमेंट एजेंसी या जो सिलेक्शन बोर्ड है उस तक जाने के लिए अपनी आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। उसके कई सारे तरीके हैं। आप ट्विटर के ऊपर कैंपेन चलवाइए, आप सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाइए, हैशटैग कैंपेन्स हो सकती हैं। बाकी हम तो हैं आपके साथ। मैं तो ओपनली आपके पॉडकास्ट में कह रहा हूँ, जितना भी यूथ है मुझे कभी भी अप्रोच कर सकता है। आप मत आइए सामने, बट ये है कि आप मुझे जो भी कंसर्न चीज़ है वो ज़रूर बता दीजिए। मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लोग सामने नहीं आते लेकिन हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। अभी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का इतना बड़ा स्कैम है, उसकी आवाज़ लगातार हम उठा रहे हैं। आज भी वो लोग विक्टिम्स हैं उसके, लेकिन हो कुछ नहीं रहा उनके लिए, लेकिन हम उनकी आवाज़ फिर भी बन रहे हैं। जैसे आपने पीएसआई की बात की, पहले भी बच्चों ने पेपर वगैरह सब दिए, सब कैंसल हो जाते हैं। अब फिर से होते हैं और अभी भी होने हैं या उसके लिए फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो हम उनके साथ हैं। मैं बाकी जर्नलिस्टों का तो कह नहीं सकता, वो उनकी अपनी लाइन है, जैसा भी उनको चलना है। बट मेरा तो जो डोगरा पत्रकार चैनल है, ये मैंने स्टार्ट में ही कहा था, ये हर उसकी आवाज़ है जिसकी आवाज़ को कोई पहचान नहीं मिल पा रही या जिसकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही। ये चैनल किसी ब्यूरोक्रेट का नहीं है, ये चैनल किसी भी पॉलिटिशियन का नहीं है, ये चैनल किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं है, किसी बड़े बिजनेस टाइकून का नहीं है। ये एक जर्नलिस्ट का चैनल है, और वो भी वो जर्नलिस्ट जिसने जर्नलिज्म में डिग्री की है, पढ़ाई की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है मैंने। ऐसे नहीं है कि मैंने माइक उठाया और मैं आ गया। अगर आप मेरा एजुकेशन रिकॉर्ड भी चेक करें तो 12th मैंने सर रणधीर हायर सेकेंडरी से पढ़ी है, उसके बाद बीकॉम मैंने एसपीएमआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया है, 1 ईयर का डिप्लोमा किया है इग्नो से, और जर्नलिज्म तब यहाँ पर थी नहीं। तो जब फर्स्ट बैच हमारा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो मैंने वहाँ से मास्टर्स की है। सो डोगरा पत्रकार चैनल एक जर्नलिस्ट का चैनल है, आप लोगों का चैनल है, पब्लिक का, जेकेएसएसबी के एस्पायरेंट्स का चैनल है, सभी यूथ का चैनल है। तो मुझे तो कभी भी आप अप्रोच कर सकते हो, बड़ा ईजी है अप्रोच करना। मेरे नंबर्स सोशल मीडिया पर हैं, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं सभी सोशल मीडिया पर है, और मैं हर एक का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। अनटिल अनलेस कोई अभद्र शब्दों का इस्तेमाल ना करे तो उसका मैं जवाब देता नहीं हूँ, उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। तो हाँ, कोई किसी चीज़ की क्वेरी होगी, कोई बात होगी और वो जस्टिफाइड होगी तो मैं उस पे ज़रूर बात करूँगा। हाँ, ये बहुत सही बोला सर आपने कि जैसे मतलब आप रीचेबल हो, क्योंकि जैसे आप स्टार्ट किया था 20-25 साल पहले, अभी क्या लगता है कि आप एक स्टार जर्नलिस्ट बन गए हो। मतलब बच्चों को या किसी को भी लगता है कि शायद इतने अप्रोचेबल नहीं है, लेकिन एज़ अ पर्सनल मेरे को लगा नहीं यार, कि आप अप्रोचेबल हो, क्योंकि एक पहली बात हमारे तो ये है चैनल कि यार ऐसा कुछ नहीं है, स्टार जर्नलिस्ट ऐसा नहीं है। मैं पब्लिक एक आम इंसान का जर्नलिस्ट हूँ। मेरा फ़ोन हर एक के लिए रीचेबल है। जी। 9419391050 मेरा नंबर है। ईज़िली मैं रीचेबल हूँ। हाँ, ये लोगों में बड़ा रहता है कि मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ। भाई, फ़ोन उठाना या नहीं उठाना, ये एक क्राइटेरिया नहीं होता इंसान को जज करने का। मतलब अगर मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता तो उनके लिए मैं गलत हो गया, ऐसा नहीं होता है। यार फ़ोन तो कई बार आपके घर वाले भी नहीं उठाते, तो क्या वो आपके लिए गलत हो गए? या अपने घर जाना छोड़ दोगे? ऐसा नहीं होता है। तो फ़ोन की कई बार नहीं उठाया जाता क्योंकि मैं न्यूज़ कर रहा होता हूँ तो फ़ोन, हाँ, आप मुझे एक एसएमएस कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, और जब मैं न्यूज़ कर लेता हूँ, मैं बैक कॉल करता हूँ नंबर्स पे। तो ऐसा नहीं है, ईज़ी अप्रोचेबल जर्नलिस्ट हूँ। बाकी आम जनता ने मुझे बनाया है, तो मैं उनका ही हूँ। मैं उन लीडरों की तरह नहीं हूँ, जो लीडर एक बार जीत जाते हैं तो उसके बाद उस गली में ही नहीं जाते। मैं वो पत्रकार हूँ, जिस गली या जिस पब्लिक ने मुझे आज भी बुलाया है और आज से 20 साल पहले भी बुलाया होगा, मैं हमेशा उन तक जाता हूँ। ये मैं नहीं कहता, ये वही लोग कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम, दिक्कत ये है कि मैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड करके दिखाता नहीं। वैसे यहाँ पे बड़े सारे लोग हैं जो अपनी शाबाशियाँ लेते हुए अपनी चीज़ों को दिखाएँगे, मैं वो दिखाता नहीं हूँ। इस साल हमने 10 बेटियों की शादी करवाई है भगवान के आशीर्वाद से। हम जाते हैं, अगर उसकी परमिशन हो तो वीडियो बनाते हैं, नहीं हो तो नहीं बनाते हैं, और वो दिखा देते हैं। लेकिन कभी भी बाद में जाके नहीं दिखाते कि हमने इतना कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ दिखाई जाए। जब उस बच्ची की माँ खुद ब खुद बोलेगी ना कि भई ये लोग आए थे, इनकी टीम आई थी, इन्होंने किया, ये भी काफ़ी होता है। तो सर मेरा इसी पे सवाल था कि जैसे अभी
मैं आपका कोई इंटरव्यू देख रहा था, आपने उनमें कहा कि आप शायद उस दिन इलेक्शन का कोई डे था, आपने कहा कि मैं खुल के सपोर्ट कर रहा हूँ या फिर मोदी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ, वोट दे के आया हूँ। उसके बारे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक जर्नलिस्ट इतना इम्पोर्टेंट बोल रहा है कि हाँ भाई मैं एक पक्ष में हूँ। वो क्या सच क्या था उसमें, सच नहीं क्या था? यार देखो, पहली बात तो ये है कि ना एक जर्नलिस्ट एक इंसान भी होता है, जी, ठीक है? एक मेरी पर्सनल लाइफ भी जी। है ना? जर्नलिज़्म ठीक है, मेरे को हर एक पक्ष की बात करनी है, मैं करता भी हूँ। हुँ, किस पक्ष की बात नहीं की है, हर पक्ष की बात की है, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबकी करनी है। इंडिपेंडेंट्स हो, उनकी भी करनी है। लेकिन यार जब एज़ ए पर्सन कोई मेरे से बात करता है, तो बड़ी बार मैंने देखा यार कई लोग कह रहे हैं, "तू उसको सपोर्ट करता है, तू उसको सपोर्ट करता है, तू बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है।" तो मेरे से हमारे एक भाई हैं आगे, उन्होंने पूछा, "भैया वोट डाल के आए हो? किसको डाल के आए हो?" तो पहले कहने लगा, "मुझे लगता है कि आप बताओगे नहीं।" मैंने कहा, "यार रुकना।" मैंने कहा, "मैं क्यों नहीं बताऊँगा?" मैंने कहा, "हाँ, मैंने मोदी जी को वोट डाला है।" तो कोई जुर्म थोड़ी किया यार, हुँ, इसमें क्या जुर्म किया है? आज देखो आप कश्मीर में जब भी कोई भी इलेक्शंस होते हैं, कुछ भी होता है, तो वो लोग विदाउट एनी कास्ट, विदाउट एनी रीजन, जी। सब लोग इकट्ठे एक हो कट जाते एक हैं साथ हो और जाता कहते हैं हम कश्मीरी हैं, हम एक पार्टी है जिसको भी है। दो सपोर्ट करते हैं। जी, वो कहते हैं ना हम कश्मीरी बिल्कुल। हैं, कहते हैं ना। तो भाई अगर हम लोग बीइंग ए डोगरा ये नहीं कह सकते कि भाई हम डोगरे हैं, हम इकट्ठे हैं। तो एज़ ए डोगरा अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, यार एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मेरे भी फादर साहब, मेरे दादाजी, उनके भी आगे जितनी भी जनरेशंस हैं, सबने कभी ना कभी सोचा होगा यार राम मंदिर बने। आपने भी सोचा होगा, बिल्कुल, चाहते थे बने, बिल्कुल। क्यों चाहते थे? मतलब हमारे धर्म के लिए कोई इतने बड़े और अगर वो राम मंदिर बनवाया या बनता है मोदी जी के टेन्योर में, तो आपके लिए वो बंदा क्या मायने बहुत रखता है? बहुत मायने रखते तो फिर आप भी हैं। हो गए वो। बिल्कुल, अगर मेरे जीते जी हमने इन आँखों से राम भगवान का मंदिर बनता हुआ देखा, तो यार मैं मरते दम तक मोदी जी को वोट दूँगा। सिर्फ़ इसी बात पे मतलब सिर्फ़ हमारे इसी एक बात पे। बिल्कुल, ये मतलब बहुत अभी तो ये मैं एक बात बता रहा हूँ जी, यार, ऐसी एन नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे इंडिया में हुए हैं। यार भारत से बाहर जाते थे ना फॉरेन में, बड़े-बड़े स्टारों के भी कपड़े खुलवा देते थे चेकिंग में। पता है ना आपको, गूगल कर लो। बिल्कुल, अब मैं स्टार का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि क्या पता उसके फैन्स हमारे जम्मू में हों, परेशान जी, हो जाएँ। क्योंकि माँ-बाप के फैन नहीं होते, हुँ, एक्टरों के फैन होते हैं एक्टर हमारे होते लोग। हैं। तो एक समय वो भी था और आज क्या समय है? स्पेशल ओवरसीज़ फॉरेन में आप देखें, कई एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे इंडियंस के लिए अलग प्रायोरिटी लाइन दे दी है यार। ऑल बिकॉज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर होता है, हुँ, भाई इतने सारे ड्रोन्स आए, आसमान में ही खत्म हो गए यार। डिफेंस के ऊपर पैसा खर्चा हुआ है। तो यार फिर मोदी जी को वही धन्यवाद नहीं करेंगे तो मैं किसको करूँ यार? सो ऐसे कितने सारी चीज़ें हैं यार। तो एज़ ए पर्सन मैं तो मोदी जी का फैन हूँ, प्यार करता हूँ उनको यार। तो अगर मैंने बोल दिया ये कि हाँ, मैं वोट दे के आया हूँ, तो यार कोई चोरी थोड़ी की है। यार पूरे होशो-हवास में ये बात कही थी और आज भी मैं कहता हूँ। हुँ, तो यार ऐसा नहीं होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि यार जब आप अब एक बात और कह दूँ, जी, किसी को बुरी लगती है तो बुरे, हिंदू हूँ ना यार, जी। तो सवाल ज़्यादा खड़े होते हैं। यही मैं मेरा यही था अगर कि हिंदू इंसान होता ना और हिंदू इंसान बोल देना कि भाई मैं मोदी जी को प्यार करता हूँ, यार बाय गॉड इतने सवालों की बौछार आ जाएगी ना कि पता नहीं उसने कौन-सा जुर्म कर दिया। तो आप देखेंगे अभी आपका ही वीडियो है, तो आप उसमें देखेंगे, हुँ, तो कई जगह पर हम देखते हैं कि हिंदू के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उनके कुछ ग्रुप्स हैं जो हिंदू में बने होते हैं, हुँ, वो ही क्रिटिसाइज़ करेंगे। सो ये सारी कई चीज़ें हैं, बीइंग ए हिंदू बहुत कुछ करना पड़ता है यार। यहाँ तो ऐसा समय था, मैंने आपको बताऊँ ये मेरे हाथ पे ना, यहाँ पे मैंने आप देखेंगे, यहाँ पे महादेव लिखा है मैंने, महादेव है ना? महादेव का महादेव टैटू है यहाँ पे। यहाँ पे तो मुझे ये भी कहा जाता था कि भैया जब तू ऐसे माइक पकड़ता है ना, तो यहाँ महादेव लिखते हैं ना, महादेव तो शायद हो सकता है कि बाकी कम्युनिटी वाले तेरे पास इंटरव्यू देने ना आए। मतलब ये क्या बात होगी? तो अब आपको फिर हाँ, बता तो वो रहा हूँ मैं कि ऐसी-ऐसी धारणा है लोगों में। भाई इन सब चीज़ों को फेस करते हुए जर्नलिज़्म करना और रोज़ तिलक लगा के जर्नलिज़्म करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है यार, बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे अंगारों पे चल के करना पड़ता है यार। रोज़ जब अपनी वीडियो में राम, राम, सनातन धर्म की जय बोलना हो ना, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम है।
ये था कि अभी थोड़े मतलब दिन पहले एक जैसे इंटरव्यू करने लगा, तो मैंने स्टार्ट किया राम राम सनातन धर्म की जय। तो जो सामने थे वो कहने लगे, "ये क्या बात है? नहीं आप ये मत बोलो।" मैंने क्यों? नहीं, नहीं ये नहीं बोलो। मैंने कहा फिर मैं इंटरव्यू नहीं करता, रहने दो। मैंने कहा यहाँ मेरे इंटरव्यू में तो स्टार्ट में भी बोलूँगा, लास्ट में भी बोलूँगा। अच्छा, फिर कर लो। हिम्मत चाहिए भाई, हिम्मत चाहिए बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको अपने मुँह से राम राम सनातन धर्म की जय बोलने में। हिम्मत चाहिए तिलक लगा के जर्नलिज्म करने में। सो बड़ा बहुत कुछ होता है लेकिन एट द एंड यही है कि यार अपने धर्म को थोड़ी छोड़ो यार। मतलब कोई और रिलीजन वाला कुछ भी स्टार्ट करे किसी भी रिलीजन, लेकिन उसको हम लोग हाँ, जय माता दी या सनातन धर्म की जय बोलते हैं, तो अपने ही कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि भाई ये क्या बोल ये दिया, क्या क्यों बोल रहे बोल हैं? दिया। क्यों बोल रहे हैं? मतलब अपने ही लोगों की अपने सपोर्ट नहीं लोग करेंगे तो कैसे। बट ये है कि जब बात सपोर्ट की आती है जी। तो बड़ी सपोर्ट मुझे मिली भी है। लोग कहाँ-कहाँ से आते हैं कोई पता नहीं चलता है। सो थोड़ा-सा है जगाने की ज़रूरत है। कई लोग सोए हुए हैं और गहरी निंद्रा में सोए हैं, तो उससे बाहर आने में थोड़ा समय तो लगता है। कर रहे हैं कोशिश। इसी पे आपने जैसे 370 की बात कही, हुँ। तो मेरा एज़ आशीष कोहली सर, नॉट एज़ अ जर्नलिस्ट, मेरा एक सवाल था कि आपको क्या लगता है, मतलब ठीक है अभी तो वो चीज़ें हो गई, कि 370 हमारे लिए कितना बेहतर है या था, या जो हुआ वो सही हुआ? मतलब एक डीप रूट होता है ना कि कुछ लोग जैसे गाँव के लोग, कोई गवर्नमेंट जो भी रूल लाती है, सबको वही बता देते हैं कि ये देश के लिए कितना अच्छा है या स्टेट के लिए कितना अच्छा है। आपको एज़ अ इंडिविजुअल क्या लगता है कि ये 370 हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, या फिर बहुत सही चीज़ हुआ है, या अगर कुछ अच्छा हुआ है तो क्या-क्या अच्छा हुआ है? देखिए जब हम 370 की बात करते हैं ना, तो 370 को बेसिकली स्टडी करने की मतलब बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि एक तो होता है कि आम आदमी है 370 गया यार के मिले जम्मू की, के मिले हाँ, आम चिट-चैट करते रहते हैं। लेकिन मेरे से जब कोई ऐसे बोलता है ना, के मिले आशीष जी 370 गया थे, फिर मैं आगे से उसको जवाब देता हूँ। मैं कहा ਤੁਹਾਨੂੰ पता है 370 है ਕਿਹਾ? नहीं ਅਸੀਂ सुने दा है ਉਹ दरबार ਹੁੰਦਾ ਸੀ, दरबार ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, दरबार ਉੱਥੇ चला गया 370। मैं फिर उसको समझाता हूँ 2-3 लाइनें ही। मैं कहा 370 की वजह से ना एक बहुत बड़ी हेजेमनी थी। मैं कहा एक बहुत बड़ा जम्मू को बड़ा डाउनग्रेड किया जाता था। उसको क्या आप कहते हैं? नहीं ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਬਿਟੀਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ हा ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਟੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ। ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਉਸ ਬੱਚੀ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਕੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰॉपर्टी ਤੇ ਤੋ प्रॉपर्टी ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। अच्छा ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा ताई ना, मैं कहा जो कम इन्फॉर्मेशन होती है ना वो बड़ी डेंजरस होती है ना? कम नॉलेज हाँ, बड़ी नॉलेज डेंजरस इज़ अ रहती है। डेंजरस थिंग। यस। सो लोगों को पहले 370 का पता होना चाहिए। अब आप बताइए वाल्मीकि समाज 1960s में उनको हुँ। यहाँ पर लाया गया जब यहाँ पर सफाई कर्मचारी हड़ताल कर गए थे। अब वो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने सारा स्ट्रीमलाइन किया यहाँ पर गंदगी वगैरह। अब उनकी या तो उनको उसी टाइम भेज देते हुँ, वापस, यहाँ पे रखा, हुँ। ठीक है? यहाँ पे रखा, उसके बाद उनकी फैमिलीज़ बढ़ती गई। आज उनके बच्चे भी एमए कर चुके हैं, बीएससी कर चुके हैं, बट वो यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 370 35 है यहाँ पे। उनको राइट्स गलत मिले। गोरखा समाज, हुँ। गोरखास को कितनी फाइटर कौम मानी कौन जाती है, है? फाइटर थे। हर आर्मी में जिसमें गोरखा होते थे, गोरिल्ला फाइटर्स कहते थे उनको। उनके पास राइट्स ही कोई नहीं। 35 है और 370 के बाद, अब उनको राइट्स मिले। हमारे अखनूर में बाज़ीगर कम्युनिटी के कितने लोग रहते हैं, उनका क्या कसूर है? उनके बच्चे पढ़ लिख चुके हैं। तो कितना बड़ा चीज़ें थी जो हमसे छुपाई जाती थी कि भैया, और बिना मतलब के जो कानून पूरे भारत में लागू होने हमारे यहाँ होने ही नहीं। होने नहीं। भाई इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ लेकिन जे-एंड-के कब होगा? भैया जे-एंड-के तो सही मायने में 370 और 35 की ये काली दीवार, काला कानून यहाँ से टूटा, तो जाकर पूरे इंडिया में जो लॉज़ इम्प्लीमेंट होते हैं वो भी जे-एंड-के में मिले, फ़ायदा हुआ लेकिन उसको। लोगों को तो ये भी डर है कि हमारी जॉब्स चली जाएँगी, बाहर से नहीं, आके लोग कर मैं लेंगे उसी ऐसा। पे आ रहा था। जी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जॉब्स और लैंड 2 चीज़ें। हुँ, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जॉब्स और लैंड। पहली बात तो ये है कि जब हम जॉब्स और लैंड की बात करते हैं, तो पहले मैं लैंड पे आता हूँ। लोग ये क्यों कहते हैं कि हम जम्मू च लोकें ज़मीनां खरीदनियां, महाराज कश्मीर दे किसी ने जाना नहीं। यही सुनते हैं ना, हुँ, महाराज कश्मीर कौन जा रहा? ऐसा क्यों?
ऐसा नहीं है कि कश्मीर में लोग डर के मारे नहीं जा रहे, ऐसा इसलिए है कि कश्मीर के लोग ज़मीन नहीं बेच रहे। ये भी बहुत ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर लोग क्यों ज़मीनें बेच रहे हैं? इसके ऊपर भी तो स्टडी करने की ज़रूरत है। और जब ज़मीन जिहाद जैसा वर्ड एक टीवी चैनल पे इतने बड़े रिपोर्टर सुधीर चौधरी जी यूज़ करते हैं, तो उन पे एफआईआर लगा दी जाती है। बट ज़मीन जिहाद हो तो रहा है ना, इसके ऊपर कौन करेगा स्टडी? इसको कौन रोकेगा? सो एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपनी जॉब्स हमारे जे-एंड-के के लोगों को मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल। देयर इज़ सम कुछ ऐसी कैप होनी चाहिए, जो कि जॉब्स को गारंटी रहे। हाँ, मतलब जैसे तो अभी वो मैक्सिमम है भी यार, वो ऐसा कुछ नहीं है कि अब आप जेकेएसएसबी की ही लिस्टें निकाल लो, कौन-सा कोई बाहर से आके लग रहा है? लगते तो हमारे जे-एंड-के के ही हैं, हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कई जगहों पर ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ लोग बाहर से लगे। तो उसके ऊपर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि भैया कि कुछ ऐसी कैप हो कि जे-एंड-के के लोगों की जॉब्स उन तक ही रहे। अब जैसे ट्रिपल आईएम जो जम्मू में है ना, हुँ। वहाँ पे मैं ऐसे न्यूज़ सुन रहा था कि वहाँ पे एक भी अपना मतलब कोई डोगरा या जे-एंड-के या कोई नहीं है, सारे बाहर से आके जॉब जो बच्चे वहाँ स्टडी कर रहे हैं वो भी है। मतलब उसके ऊपर भी स्टडी होनी चाहिए कि एक तो आप यहाँ तो कोई कैप रख दो कि 20, 80 या 50 जो भी कैप रख सकते हो कि जम्मू को सिक्योर करने के लिए, वो शायद हो सकता है जो अब आप वो बोल रहे हो। वो हो सकता है, लेकिन उसमें ये भी है कि मैं तो ये कहता हूँ कि आज मैक्सिमम हमारे जम्मू के लोग भी तो बाहर काम कर रहे हैं यार। हाँ, ये सारे मैक्सिमम जम्मू के लोग बाहर काम कर रहे हैं। तो जो जब जम्मू के लोग बाहर भी काम कर रहे हैं तो यार बाहर से भी तो यहाँ आएँगे। और दूसरी बात है कि मैं तो जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे जब पढ़े लिखे तेज़ तर्रार बच्चे जो मुझे मिलते हैं, मैं कहाँ काम कर रहा हूँ? मैं पुणे में कर रहा हूँ। यार जम्मू में क्यों नहीं अप्लाई किया? यार बाहर कर रहे हैं। तो यार आप अपने जम्मू में भी अप्लाई करो ना। जब यहाँ पर कोई अप्लाई करेगा नहीं तो बाहर से भी तो अप्लाई होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे तो इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी नहीं है कि जहाँ पे बच्चा उसका है कि अब आशा जॉब तो है हमें कि कि भई चीज़ें आएँ, तो उसमें काम हो भी रहा है। बाकी देखो कब तक होता है, होप फॉर द बेस्ट बट ये है कि कई सालों से 370 जैसी चीज़ों ने हमें घेर के भी ये रखा था, जिस वजह से अब आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बाहर आ रही हैं। एक इंटरेस्टिंग सवाल आपकी मैं शॉर्ट फ़िल्म देख रहा था, शराब करके, हुँ, हुँ, शराब मैं हुँ। सही बोल रहा हूँ शराब। उसके बारे में बताइए मतलब क्या इंस्टिंक्ट थे कि भाई मेरे को एक शॉर्ट फ़िल्म करनी है क्या? हाँ, हमारा ना एक मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक प्रोडक्शन हाउस भी है मेरे ही नाम से, आशीष कोहली और मेरे फ्रेंड हैं विक्रम शर्मा। हम अच्छा, दोनों ने मिलके एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला हुआ है बिकॉज़ आप जानते ही हैं कि जब हम जर्नलिज़्म की फ़ील्ड में होते हैं तो जर्नलिज़्म इज़ ए ये साइंस भी है और आर्ट भी है। बिल्कुल। तो जब साइंस भी है और आर्ट भी है तो हमारे साथ कई सारी ऐसी आर्टिस्टिक फ़ील्ड्स जुड़ी रहती हैं। तो हमने ऐसे मन किया कि और आपको मैं बता दूँ ये सराब मूवी जिन्होंने नहीं भी देखी है उनको ज़रूर देखनी चाहिए। कि 370 जब यहाँ पर टूटा था, तो तब कई सारी मूवीज़ अब आनी शुरू हुई हैं, जैसे आर्टिकल 370 आई हुँ, या कुछ और मूवीज़ भी आई हैं। लेकिन हम वो पहले बंदे हैं जिन्होंने 370 खत्म होने के बाद ये फर्स्ट मूवी की थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि कैसे यूथ को जो है ब्रेन वॉश कर देते हैं और वो टेररिज़्म की तरफ जाता है। लेकिन उसको फिर वापस किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाया जाता है, तो उसपे हमने ये मूवी बनाई थी। मतलब क्या है शराब का? शराब का मतलब हो गया कि कुछ ऐसी चीज़ें जो लगता है कि आपको हैं, बट ऐसी होती नहीं है। जैसे आप राजस्थान में जाते हैं तो आप दूर देखते हैं कि आपको ना डेज़र्ट में पानी नज़र आ रहा है। जब आप पास पहुँचते हैं, तो वहाँ कुछ होता नहीं है। तो वो हमारी आँखों का ऐसे मिराज जैसा धोखा। हाँ, धोखा-सा, छलावा-सा होता है। चला तो ये उसी पे मतलब उस तरह का ऐसे हमने कांसेप्ट रखा था और बड़ी अच्छी मूवी है ये। इसमें यूथ को हमने मैसेज दिया था और ये एक हमारी तरफ से एक डेडिकेशन थी हमारे मार्टियर्स को, जो हमारे सोल्जर्स जैसे पुलवामा में बहुत बड़ा अटैक हुआ था, ये हमने उनको ट्रिब्यूट किया था। हाँ, तो ये मूवी भी हमने बनाई थी और इसको हमें स्टेट अवार्ड मिला है इस मूवी अच्छा। को, फर्स्ट स्टेट अवार्ड मिला हाँ, है। और ये हमारी फर्स्ट ऐसी मूवी है जो यूट्यूब में जिसने 1 लाख 1 1 व्यूज़ लाख क्रॉस 4 किए थे। बाकी अभी तक कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जिसने जे-एंड-के बेस्ड शॉर्ट जिसने फ़िल्म। इतने शॉर्ट फ़िल्म ने इतने व्यूज़ लिए हो। तो बड़ा पसंद किया इसे लोगों ने। हालाँकि इसमें मैंने मुस्लिम का रोल लिया हुआ है। तो 1-2 ऐसे यहाँ पर नासमझ लोग हैं जिनको थोड़ी-सी दिमागी परेशानी है। तो उनको थोड़ी-सी दिमाग की दवाई-शवाई मेरे से कंसल्ट करें तो मैं उनको ज़रूर दूँ। तो उन्होंने क्या किया, कई बारी लिखते हैं कि देखो बड़ा ये सनातनी बनता है, तो वहाँ पर मुस्लिम बना हुआ है, देखो, दिमाग देखो हाँ, इनका। तो उनके दिमाग में कैसी चीज़ है कि लोगों को भड़काएँ, इसके खिलाफ करें। तो मेरा ना एक शॉट निकालते हैं, उसमें मैं नमाज़ पढ़ रहा होता हूँ, तो उसका स्क्रीनशॉट करके निकाल देते हैं और ऊपर लिख देते हैं, राम, राम सनातन धर्म की जय, नीचे ये फ़ोटो।
ताकि लोगों को मेरे खिलाफ भड़का किया जाए, भड़काया जाए। तो ऐसे से भी लोग हैं। हम तो भाई हर धर्म को अपना मानते हैं, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो हमारी इस तरह से छवि बनाकर लोगों के बीच में जो है फ्रैक्शंस पैदा करना चाहते हैं। ये आप जैसे सर जर्नलिज्म आप कर रहे हो, तो आपको डर नहीं लगता, मतलब काफ़ी थ्रेट्स वगैरह आती होंगी? क्योंकि मैं कहीं सुन रहा था 2022 या 23 में कोई न्यूज़ आई थी बीहेडिंग के लिए, किसी ने बोला था। वो क्या न्यूज़ थी? मतलब एक तो अगर कोई नॉर्मल इंसान हो वो तो बोलेगा कि नहीं भाई मेरे से नहीं होता, मैं कुछ और काम कर लेता हूँ। कैसा रहा देखिए, मतलब पता ये? क्या होता है कि ना, जब आप कुछ सपोज़ जर्नलिज़्म है, जर्नलिज़्म भी ऐसे नहीं होता। एक होता है कि जर्नलिज़्म आप करो सिंपल, मतलब हाँ, ठीक है जी, हम पत्रकार हैं तो पत्रकार हैं। एक होता है जो आप पैशन के साथ करो। तो मैं अपने जर्नलिज़्म को फुल पैशन के साथ करता हूँ। चाहे रात को 2 बजे न्यूज़ आए, 3 बजे आए, तो मैं स्पॉट पे पहुँचता हूँ और मैं स्पॉट पे खुद पहुँचता हूँ। मैं किसी कैमरामैन को नहीं भेजता हूँ कि वो जाके तू भाई न्यूज़ करके ले आना, मैं घर में बैठ के कर लूँगा, ना। मैं जहाँ जाऊँगा खुद जाऊँगा, स्पॉट के ऊपर खुद पहुँचूँगा। हाँ, अनटिल अनलेस कि वो काफ़ी दूर ना हो, रात को जहाँ पर पहुँचना जाए। मुश्किल हो। तो थ्रेट्स तो यार काफ़ी हैं। ये तो एक बड़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी, तो ऑल ओवर इंडिया में इसका हुआ कि मेरे लिए हुआ था। कई लोगों ने प्रोटेस्ट किए और कुछ हमारे सो कॉल्ड यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया मेरे खिलाफ और लोगों को भड़काया और उनसे प्रोटेस्ट करवा के न्यूज़ें करवाई। यहाँ पर हैं कुछ नौसिखिए, उन्होंने ऐसा किया था। तो बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब आपकी नीयत साफ़ है और जहाँ पर ये ऐसी कॉल्स आई थी, मैं तो महीने 2 महीने के बाद वहाँ पर गया, वहाँ पर जाके मैंने न्यूज़ भी बनाई, लोग मेरे से गले मिले। सो ऐसा नहीं है, हाँ, चैलेंजिंग रहता है, लेकिन जब आप किसी कॉज़ के लिए, जब आप किसी चीज़ को लेकर आगे चलते हैं, तो आप किसी चीज़ में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं ना, तो आपके ऊपर थ्रेट्स काफ़ी रहती हैं। और मेरा तो सबसे बड़ा थ्रेट का कारण ये भी रहता है कि भई मैं अपने धर्म के लिए पक्का हूँ। आधे लोगों को तो दिक्कत इसी चीज़ की है। आज सब लोग मुझे, जितने भी लोग, अगर आप मेरे एंटी कमेंट्स देखते हैं ना, आज सारे फ़ेवर में हो जाएँगे, एक काम करूँ खाली, राम, राम सनातन धर्म की जय बोलना छोड़ दूँ। अभी हो जाएँगे सारे, अभी हो जाएँगे 2 मिनट में, 1 सेकंड आपके पॉडकास्ट पे गारंटी से लिख के कहता हूँ। आज आपके न्यूज़ करने के बाद बोल दूँ ना, आज के बाद मैं अपनी न्यूज़ में राम, राम सनातन धर्म की जय नहीं बोलूँगा, फिर देखना आप। उनको आशीष कोहली से अच्छा लगेगा ही नहीं कोई। हाँ, यही है बंदा। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि उनको ऐसा लगता है कि भैया ये राम, राम सनातन धर्म की जय क्यों बोल रहा है? जर्नलिज़्म का तो कोई धर्म नहीं, जर्नलिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। जर्नलिस्ट का ऐसा होता है, जर्नलिस्ट का वैसा होता है। यार क्यों नहीं धर्म होता यार? मैं धर्म छोड़ के थोड़ी जर्नलिज़्म करूँगा। मेरे को कोई ऐसा जर्नलिस्ट बता दे जो पहले कहे आज से मैं अपना धर्म त्यागता हूँ, मैं जर्नलिस्ट बन रहा हूँ। ऐसा कोई करता है? तो जब आप लोग छुप-छुप के अपने एजेंडा को चलाते हैं जर्नलिज़्म के थ्रू, तो यार मैं तो कोई एजेंडा भी नहीं चला रहा। हाँ, तो मैं तो खुलेआम कहता हूँ कि भैया मैं सनातनी हूँ। छुप के क्यों कहूँ? कई लोग कहते हैं ना, आशीष यार जो तू करना बड़ा सही, साडा भी मन करदा है। लेकिन मन करदा पिछों ही करते। यार सामने आने की हिम्मत रखो। मतलब आज भी हम वो लोग हिम्मत भी हर एक में नहीं होती है यार। हिंदू तिलक लगाने से डरता है कि यार डरता है भाई, क्यों डरता है। क्यों लगाना? मैं एक बार कश्मीर में गया तो मेरा एक साथी, मेरा एक सीनियर जर्नलिस्ट है, वो आशीष इत्थे तिलक नहीं लाई, घूर के दिखदे नहीं। मैं वाह! मैंने वहीं पे खड़े होके तिलक लगाया और किसी ने कुछ नहीं कहा। मतलब अपने दिमाग को आपने ठीक करना नैरेटिव्स है, बन जाते हैं नैरेटिव बन कि जाता है। अच्छा मतलब मिल नहीं जाएँ कुछ लोग, कुछ बस, धर्म मिल नहीं जाएँ। ऐसा नहीं है, बाकी देखो, मैं नहीं कहता कोई धर्म, सब धर्म अच्छे हैं। मैं अपने हिंदू भाइयों को भी कहूँगा यार, और हर एक को कहूँगा, किसी से नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है। आप में कमी क्या है वो ढूँढो यार। कोई धर्म किसी का गलत नहीं बता रहा, लेकिन अगर हमारे धर्म में कुछ का खामी है ना, तो हमें उसको पूरी करनी है। यार हम अपने बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा रहे, तो किसी और धर्म वाले का क्या कसूर है? हम अपने बच्चे को नहीं बता रहे कि रामायण महाभारत में राम जी कौन थे, कृष्ण भगवान जी कौन थे, राधा मैया कौन थी, तो यार उस धर्म वाले का क्या कसूर है? हम अपने बच्चे को नहीं राम राम का जाप करवा रहे, तो यार उसका थोड़ी कसूर है यार, उसका कोई कसूर नहीं है। हम अपने बच्चे को दिन में एक बार भी मंदिर नहीं लेकर जाते, तो आप कहते हो कि बाकी धर्म वाले, यार हमारा कसूर है ना। हम क्यों उस चीज से पीछे हैं? आप बड़े-बड़े स्कूलों में जाकर ये देखेंगे कि हमारा बच्चा इंग्लिश कितनी सही बोलता है, लेकिन कभी किसी ने ये भी पूछा, भाई आपको स्कूल में गायत्री मंत्र ऐसे पढ़ाया जाता है? कोई नहीं पूछता। तो कसूर हमारा है। मैं आज अपनी छोटी सी बच्ची है मेरी 2 साल की,
मेरी बच्ची राधे राधे बोलती है। अब अगर मैं उसको ये नहीं सिखाऊंगा तो कसूर मेरा होगा ना। अगर मैं अपनी बच्ची को राधे राधे बुलवा रहा हूँ तो यार कल को अगर वो धर्म की शिक्षा उसको आएगी तो यार हमारा ही भला है ना, हमारे ही धर्म का भला है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को ये चीज सिखा ही नहीं रहा तो यार कसूर किसका होगा। सो मेरी अपने सनातनियों से, अपने हिंदू भाइयों से यही रिक्वेस्ट है यार, अपने बच्चों को धर्म के साथ जोड़ो। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, हनुमान चालीसा, बाकी सब कुछ अगर इतना टफ लगता है तो सिर्फ राम राम का जाप, राधे राधे का जाप करवाइए। इसमें क्या गलत है? कसूर हमारा है, हम अपने धर्म को आगे नहीं लेके जा रहे। तभी तो हमारे धर्म के ऊपर कोई भी आता है और जाके मूवी बना के छोड़ देता है। आज देखिए साउथ इंडिया की फिल्में क्यों इतनी ज्यादा जा रही है। कंतारा मूवी तो भी 200 करोड़ लगा है और आज उसने 1000 करोड़ कमा लिया है। उनकी रीजन की बहुत ही और उन्होंने बताया हमारी कम्युनिटी क्या कर्नाटका में किस तरह से वहाँ का एक रीजनल, जैसे हमारे यहाँ पर हम यहाँ पर कालीवीर जी को और राजा मंडलिक जी को मानते हैं। उन्होंने अपने वहाँ के बता दिया। उनमें भी तो जैसे यहाँ पर लोगों में चौंकी आती है, उन्होंने भी तो वही चीज दिखाई। तो क्यों उनकी मूवी 1000 करोड़ जाती है और हमारी वाली पिट जाती है? क्यों? क्योंकि मंदिर के अंदर चप्पल डाल के दिखाते हैं एक्टर हमारा, बड़े शौक से आ रहा है, घंटी बजा रहा है, नीचे चप्पल डाली हुई है। क्यों साउथ इंडिया की फिल्में आज इतनी ज्यादा जा रही है? क्योंकि वो धर्म को आगे लेकर जा रहे हैं। क्यों पीके जैसी फिल्मों में हमारे शिवजी भगवान को ऐसे दिखाया जाता है? क्यों कोई भी थर्ड क्लास की वेब सीरीज आती है और हिंदू धर्म के खिलाफ बन के चले जाती है और हमारे हिंदू लोग ही फटाफट सब्सक्राइब करो, मूवी देखनी है। ऐसे लोगों को तो अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए यार। इसी से जुड़ा सर सवाल है मेरा कि जैसे आज कोई भी कैमरा, कोई भी माइक पकड़ रहा है, और मैं नहीं बोल रहा कि गलत है, उन्हीं का माइक है, मतलब पर्सनल चीज है, लेकिन एक जर्नलिज्म का जो लेवल है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, वो जो जर्नलिज्म होती थी कि यार पूरे देश का कर्चा चिट्ठा सब कुछ उन्हीं से पता चलेगा, जो भी फैक्ट है, जो सच बोलेंगे वही है। लेकिन अब जब हर कोई जर्नलिस्ट बन रहा है, माइक उठाया, 100 रुपए का, 200 का फोन उठाया अपना और करना स्टार्ट कर दिया। सर क्या फर्क है एक जर्नलिज्म किया हुआ, जो जर्नलिज्म पढ़ा हुआ जर्नलिस्ट है जैसे आप या और भी जितने भी लोग हैं, और कोई भी उठा के जर्नलिस्ट कर लेता है, क्या फर्क पड़ता है एक देश पे, एक स्टेट पे, एक रीजन पे, और क्या होना चाहिए और क्या सही चीज है? आपको पता है जब भी कोई इंसान मकान बनाता है ना तो 5-5 मरले की 2 ज़मीनें हैं। एक मकान आपने बनवाना, एक मकान मैंने 2 मिस्त्री लाए, यार बना दे यार कुछ भी। आपने एक आर्किटेक्ट लिया, यार एक मैप डिज़ाइन करना, तो आपने देन एक मैप बनाया, उसकी इसको फ़ीस दी। उसके बाद मिस्त्री लाए, मिस्त्री भैया ये मैप है, ऐसा बनाना है। तो बताओ, जब भी कोई देखने वाला होगा उसको मकान मेरा पसंद आएगा, आपका? हमारे क्यों आएगा? आर्किटेक्ट से प्रॉपर हमने आर्किटेक्ट कौन होता है? जिसने पढ़ाई पढ़ाई की है। की। वैसे ही सर एक जर्नलिज्म है ना, तो जर्नलिज्म में भी बड़ा फर्क है। एक होते हैं जो भाई जर्नलिज्म की एथिक्स जानते हैं, एक होते हैं जिनको बस सीधे माइक लिया और ब्लैकमेल करना शुरू किया। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जर्नलिज्म एंड ब्लैकमेलिंग। आज क्या हो रहा है, ग्रुप बने हुए हैं, एक कोई सोशल एक्टिविस्ट साथ जुड़ जाता है, एक आरटीआई वाला, एक कोई जर्नलिस्ट जोड़ लेंगे सो कॉल्ड, और एक कोई और जोड़ लेंगे। 3-4 बंदे मिलके को प्रोपोगंडा करेंगे, इस बंदे को करना जी, चलो जी, उसने अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे डालना, उसने न्यूज़ बनानी, उसने ऐसे, फिर तीनों ने मिलके उसको ब्लैकमेल करना। फिर वो बंदा हार जाता है, कहता है यार क्या करूँ अब? फिर जन्म होता है एक नए बंदे का, वो आएगा पीछे से गाड़ी लेके उसके पास, परेशान करा देना तेनू ये, कोई गल नहीं मैं कराना, इन्ने पैसे दे। फिर वो बंदा पैसे लेता है और इन सब में बांट देता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जर्नलिज्म एंड ब्लैकमेलिंग। जो आज आप देखिए, मैं तो कई बार अपने भाइयों को कहता हूँ यार डिग्री ज़रूर करनी चाहिए। डिग्री मत करो तो 1 साल का डिप्लोमा कर लो, ताकि कोई हम पे उँगली ना उठा पाए। आज आपने मुझे बुलाया, आप ही मेरे को पॉडकास्ट में, आशीष जी आप मेरे को सवाल ही कर लेते हैं, आशीष जी आपने जर्नलिज्म की है? तो आगे से मैं बोलता नहीं सर मैंने नहीं की है, या मैं बोलता यार ये सवाल रहने देना। सो यार कम से कम एक डॉक्टर अगर डॉक्टरी करने के लिए उसको एमबीबीएस करनी पड़ती है, एक आर्किटेक्ट को उसके लिए अपना इंटीरियर डिज़ाइन या व्हाटएवर जो भी होता है वो करना है, एक जेकेएसएसबी के लिए पढ़ाई के लिए जो उससे पेपर देना है उसको भी कुछ ना कुछ उसने किया होगा पढ़ाई में, एक चार्टेड अकाउंटेंट को भी सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक कंपनी सेक्रेटरी को भी कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना पड़ेगा। सो
हर एक सेक्टर में अगर पढ़ाई है तो जर्नलिज्म में पढ़ाई क्यों नहीं है? और इसमें तो मैं कहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो हर हाँ। डिपार्टमेंट होता है, हर स्टेट में होता है, हमारे यहाँ पे भी है। उनको तो एक रूल निकाल देना चाहिए भैया। जम्मू कश्मीर के अंदर जो जर्नलिज्म करेगा उसके पास डिग्री होनी चाहिए। क्यों नहीं निकालते? फिर ये क्या करते हैं, किसी भी दुकानदार के पास चले जाएँगे, उसके समोसों में से मक्खी निकालेंगे, वो बाल निकालेंगे और उसको उस बेचारे की 50 साल की दुकान की मेहनत को 2 मिनटों में खराब कर देंगे। क्या ये जर्नलिज्म है? कोई मकान बना रहा होगा, वहाँ पहुँच जाएँगे, मारा है, मारा है, मारा है। ये कोई जर्नलिज्म है? आप बताओ। सो मेरे को ऐसा लगता है कि इस बात से कोई ऑफेंड ना हो, लेकिन पढ़ाई हर सेक्टर में ज़रूरी है। मतलब पढ़ाई तो होनी चाहिए, पढ़ाई मतलब उस ज़रूरी चीज़ है, की भाई पता होना चाहिए। ऐसे बहुत थोड़ी कुछ कि सीखने को माइक लिया मिलता है। और शुरू हो गए थे, हाँ जी, तो वो नहीं है। एक और केस था सर, मतलब पता नहीं कितना सही कितना गलत, क्योंकि हमारे पास जितना आता है वो एक किडनैपिंग वाला केस था कि बाबा जी थे, कवीम बाबा जी, आपका नाम लेके कुछ बोल रहे हैं कि इन्होंने एक बच्चे को किडनैप किया। वो मतलब मैं जानना चाहूँगा कि और लोगों को भी पता चले कि एक सिर्फ़ प्रोपेगेंडा था, क्या सच था उस भैया चीज़ यार में? एक बात बताइए मुझे कि ना आज के टाइम पे ना होता पता है क्या है? कुछ ऐसी सो कॉल्ड लोग हैं जो क्या करते हैं जिनको सिर्फ़ व्यूज़ चाहिए होते हैं, तो वो कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। मतलब उनको अगर लगता है कि आशीष कोहली के नाम पे व्यूज़ आएगा, लिख दो। जब उन्होंने ऐसी न्यूज़ें भी चलाई ना तो नीचे लोग लिख रहे थे, आशीष कोहली कहाँ है भाई? दिखाओ तो सही हमें। सो ऐसे कई सारे नैरेटिव हैं। मैंने पहले आपको कहा, जी। जब आपने सोचा होगा ना आशीष कोहली का पॉडकास्ट करना है, तो आपको ही 4-5 नैरेटिव मिल गए होंगे। तो ये सच है ना, मिले थे ना? मिला तो तो बिल्कुल। वही है बस। प्रोपेगेंडा सिर्फ़ किया जाता है, बाकी मैं तो यार एक बात कहूँगा कि देखो मेरा कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, अगर किसी को लगता है कि मैं उसका दुश्मन हूँ, तो वो पता क्यों लगता होगा? उसकी मेरे साथ दोस्ती नहीं हो पाई। जब किसी की किसी के साथ दोस्ती नहीं हो पाई ना, तो फिर वो सोचता है यार इसको किसी न किसी तरीके से बदनाम करो, इस पे ऐसे एलिगेशन लगाओ, इस पे वो लगाओ। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई दुश्मन है। हाँ, अगर कोई दुश्मन को किसी को लगता है मैं उसका दुश्मन हूँ, तो एट द एंड वही हुआ होगा कि वो उसकी मेरे साथ दोस्ती नहीं हो नहीं हो पाई पाई। या वो जिन जिन लाइन्स पे मेरे साथ चलना चाहता होगा, हमारी लाइन्स अलग हुई होंगी। हुँ। सो ऐसे कई सारे लोग हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ यार कि हमें ये जम्मू बड़ा छोटा-सा शहर है यार, कि मुझे कभी भी ऐसे ना चलना पड़े कि भैया कोई सामने आए तो मैं नज़रें चुरा लूँ। मैं तो नहीं नज़रें चुराऊँगा यार। जो मेरे दुश्मन भी हैं ना, उनको मैं कह दूँ। कहीं पे भी मिलेंगे ना, आँखों में आँखें डाल के देखूँगा और लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ, वो आँखें चुराएँगे। क्योंकि उन्होंने कभी ना कभी प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ किया होगा। एक छोटा-सा इंसिडेंट सुनाता हूँ, मैंने बड़ी बार सुनाया है। वो इंसिडेंट ये है कि एक बार रात के समय मुझे कॉल आया, 3-4 बजे थे कि भैया हॉस्पिटल में बड़ी इमरजेंसी है, भैया आओ हमारे को ये प्रॉब्लम है। मैं भागता हुआ गया, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, ठंड के दिन थे यार, चला गया। मैं गया तो बंदे के ना फादर क्या पता नहीं कोई थे, बीमार थे, बात पुरानी हो गई 4-5 साल पुरानी। तो मैं गया तब मैं जेके मीडिया में था। तो मैं गया तो मैंने कहा भैया मैं न्यूज़ करता हूँ। मैंने न्यूज़ की उसकी, तो वो शिफ्ट कर रहे थे, तो उनके पास फंड्स नहीं थे, तो उन्होंने हमने हेल्प की स्टोरी की। बंदे ने ना जाते-जाते मेरे पैर 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 पड़ गया। मैंने कहा यार भैया ऐसे मत करो, आप मेरे से बहुत बड़े हो, मैं आपसे छोटा हूँ, ऐसे मत करो। तो कहने लगे नहीं भैया मेरा नाम ये है। मैंने कहा अच्छा, आपने नहीं पहचाना? मैंने कहा नहीं। भैया मैं आपकी वीडियो पे रोज़ आपको ना गालियाँ लिखता था। मैंने कहा अच्छा लिखते होंगे। मैंने कहा मैंने तो देखता नहीं हूँ जो गाली लिखते हैं। कहते नहीं भैया मेरे को जो लोग लिखवाते थे ना वो आप ही के कुछ जर्नलिस्टों के ही आप ही के कम्युनिटी के हैं। मैंने कहा अच्छा, लेकिन कहता आज मैंने उन सबको फ़ोन किया, किसी ने मेरी न्यूज़ नहीं करनी है और हार के मैंने आपको फ़ोन किया और आप ही आए। सो प्रोपेगेंडा करना बड़ा आसान है। रियलिटी में इंसान क्या है, आप जब तक किसी को मिलो नहीं ना, तब तक आप जान नहीं सकते। आपने जैसे जेके मीडिया की बात की, काफ़ी मतलब हर किसी को पता है। तो आज मेरे को जानना है कि जेके मीडिया आपने सही में छोड़ा था, निकाले गए थे, क्या था वो? क्योंकि इतना बड़ा जर्नलिस्ट निकाल के बनना हो सकता है पॉसिबल है, लेकिन मेरे को लगता नहीं है जिस हिसाब से आपका व्यक्तित्व भैया है। अगर ना निकाला होता ना तो मैं पक्का कहीं पे नौकरी माँग रहा होता। बिल्कुल। ये तो आप समझते हो जी, ना? जी। अगर किसी को किसी ऑर्गेनाइज़ेशन से निकाला हो ना, फिर आपको वो किसी और ऑर्गेनाइज़ेशन में दिखेगा। हुँ। अपना काम करता हुआ नहीं दिखेगा। इंसान अपना काम तभी करता है,
जब उसे लगता है कि यार अब मैंने काफ़ी देर कहीं पे काम कर कर लिया। लिया, अब मेरे को अपना करना चाहिए। जैसे कोई दुकानदार भी होता है ना, सेल्समैन, वो 10 साल से कहीं पे काम करता है, अब कहता है यार अब मैं अपना काम करूँ, तो वो अपनी दुकान खोलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको निकाला है, निकाला जाए। क्योंकि अगर किसी को निकाला हो ना, तो वो कहीं और काम ढूँढेगा। तो मैंने कहीं और काम नहीं ढूँढा, मैंने खुद से रिज़ाइन किया है एंड मैंने खुद से रिज़ाइन करने का इसीलिए सोचा क्योंकि मैंने अपना वेंचर स्टार्ट करना था। सो अपना वेंचर तभी स्टार्ट हो सकता है जब मैं किसी चीज़ को छोड़ूँगा। निकाला होता ना अगर मुझे, तो मैं पक्का किसी ना किसी चैनल में आपको दिखता कि आशीष कोहली ने अब माइक चेंज कर दिया, किसी और चैनल में आ गया। और जितने आपको लोग दिखते हैं ना, चैनल चेंज कर रहे हैं, वो पक्का निकाले होते हैं। उन्होंने छोड़ा नहीं होता। छोड़ा नहीं। ये ठीक बड़ा है। एक मतलब मैं आपको बड़ा लॉजिकल चीज़ बता रहा हूँ। आप भी अपना बिज़नेस किसी के पास काम करेंगे ना, जी, तो उसके बाद आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपको निकाला होगा या छोड़ना छोड़ा होगा, होगा ना? छोड़ा होगा। क्योंकि जब किसी को निकालते हैं ना, तो वो अपना काम स्टार्ट नहीं कर जी, सकता, क्योंकि वो एक ट्रॉमा में चला जाता है, यार मुझे निकाल दिया, मैं क्या करूँगा? जब वो इंसान अपना काम शुरू करता है ना, तो वो पूरा मेंटली प्रिपेयर होता है प्रिपेयर होता है, कि प्लानिंग भई होती है मेरी पीछे। प्लानिंग है, मैं कर सकता हूँ, मैं अपना सस्टेन कर पाऊँगा, अपनी फैमिली चला पाऊँगा, सो आई वांट कि अब हम स्विच करते हैं। हाँ, अगर मुझे निकाला होता ना, फिर मैं बड़ा मेंटली मैं क्योंकि एकदम से बंदे को निकाल देते हैं ना, तो बंदा प्रिपेयर नहीं होता, यार अब मैं क्या करूँगा, कल क्या करूँगा? आज तो नौकरी चली गई, तो फिर मैं नौकरी ढूँढूँगा, यार नौकरी दे दो, नौकरी इतनी दे दो। जल्दी स्टार्ट नहीं होता नहीं हो वेंचर जो सकता। स्टार्ट किया जब आपने। आपने स्टार्ट करना है तो आपकी एक प्लानिंग थी। तो मेरी प्लानिंग पता नहीं कितनी देर की चल रही थी, अब वो मैं बता नहीं सकता आपको। जी। 1 साल की थी, 2 की थी, 3 की थी। लेकिन मेरी प्लानिंग थी तो प्रॉपर्ली तो सर जैसे मैं सुन रहा था कि कटरा में जैसे काफ़ी लोग तब कुछ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, तो बोल रहे थे कि हमारे प्रोटेस्ट में तो कोहली सर नहीं आए, लेकिन अपने फैमिली के साथ बड़ा घूम रहे हैं। मतलब ये एक अपने आप में बोलने में ही एक जो सही इंसान होगा, वो तो ये सवाल बोलेगा ही नहीं। लेकिन आप इन सवालों से कैसे जूझते हैं, इस पर्सनल सवाल से? देखिए ना, वो आप जिनकी बात कर रहे हैं, कटरा वाली आंटी जी हैं। वैसे आंटी जी को पहले मेरा प्रणाम है। तो उस सवाल पे ना जो आंटी जी ने जो ये बात उठाई थी ना, वैसे अब तो ये चैप्टर खत्म हो गया, अब आपने जी, पूछ लिया है तो आंटी जी को जवाब लोगों ने दे दिया था। तो बेसिकली उन्होंने मेरी बेटी, छोटी-सी बच्ची है बेचारी, कंजक रूप होती है। ये आंटी जी खुद भी कटरा में रहती हैं, तो इनको तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। तो कंजक रूप बच्ची के लिए भी उन्होंने बोला, मेरी वाइफ़ के लिए भी बोला। अब बताओ, मेरी अपनी बच्ची को और मेरी वाइफ़ को तो मैंने ही कहीं लेके जाना है। बिल्कुल। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं अपने अपनी घर छोड़ दूँ, फैमिली छोड़ दो। फैमिली छोड़ दूँ। तो वो आंटी जी को जवाब बड़ा अच्छा मिला था पब्लिक से। बाकी यार मैं एक बात और कहूँगा कि भई जब भी आपको कहना है कुछ तो आप मुझे कहिए, मेरी फैमिली का तो कोई कसूर है नहीं है और एक फैमिली का किसी की भी कसूर नहीं किसी का होता। भी नहीं होता। तो एक फैमिली को, जैसे आपकी फैमिली है वैसे हमारी भी फैमिली है यार। बाकी ठीक है, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें लोगों की बात करनी है, लेकिन अपना परिवार भी तो देखना है ना। तो इसके साथ-साथ मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। जी, आजकल ना ज़्यादातर लोग, हमारी जब वीडियोज़ आती है ना, तो हम कई बार कोई प्रमोशनल वीडियो भी करते हैं। जी। तो उसपे ना बड़ा लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने जर्नलिज्म छोड़ता है, उन्हें रिपोर्टिंग नहीं करनी है, उन्हें ये करना है। आप मुझे बताइए सर, न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर जो हम पढ़ते हैं, उसमें तो पूरे-पूरे पेपर पेज पे जो है ऐड आती एड्स है आती ना? हैं। अब आप बताइए मुझे, एक न्यूज़पेपर हो, एक टीवी चैनल हो, एक मीडिया पोर्टल हो, उनका उनका जीवन का साधन क्या है? एडवर्टाइज़मेंट ना। एडवर्टाइज़मेंट्स, हम जो न्यूज़ करते हैं, इसका हम किसी से कोई चार्ज नहीं करते। पैसा नहीं है। चाहे हम जम्मू की किसी भी जगह में जा रहे हैं, कुछ लोग करते हों तो वो मुझे नहीं पता, मैं नहीं करता। तो हमारे लिए एक घर चलाने का जो साधन होता है ना, वो एडवर्टाइज़ एडवर्टाइज़मेंट ही होती है, प्रमोशंस ही हैं। प्रमोशंस ही होती है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि भैया हमने अब एडवर्टाइज़मेंट ही करनी है, तो यार दिस इज़ मतलब लाइक कि मतलब हमारा ब्रेड एंड बटर है, हाँ, तो हम वो तो छोड़ नहीं सकते। अगर हम न्यूज़ कर रहे हैं, तो भैया न्यूज़ के साथ-साथ अगर हम एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा काम है। वो हमारा काम है, हमने भी अपना घर चलाना है, ठीक है? तो वो बड़ी लोगों को आजकल परेशानी है। तो मैं चाहता था कि इसके ऊपर भी मैं कुछ लोगों को ये जवाब दूँ कि भैया उस पे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा एक मतलब पर्सनल पार्ट ऑफ डिसीज़न। वर्क है। अगर अखबार एडें लगाता है, और यहाँ पर तो ऐसी-ऐसी अखबारें हैं, जो तो लोगों के डेथ की भी फ़ोटो लगाती हैं, उसके भी पैसे लेती हैं। हम तो डेथ हो किसी की, किसी घर पे दुखद समाचार हो, अच्छा समाचार हो, मैं तो भई अपने डोगरा पत्रकार पे फ्री ऑफ कॉस्ट डालता हूँ। मैं तो अभी भी कहता हूँ, अगर किसी के घर पे कोई दुखद समाचार हो, किसी घर में अच्छी खबर हो, किसी का बर्थडे विश करना हो, तो भैया मुझे कॉन्टैक्ट करो। मेरे पेज के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे वो पोस्टें, पूरी-पूरी फ़ोटो लगाऊँगा। हाँ, बट जो चीज़ आपको पता नहीं है ना, उसके बारे में बोल के फ़ायदा क्या है?
अब घर तो हर एक ने चलाना ना यार, करप्शन तो नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। किसी से कोई 2 नंबर का पैसा तो नहीं खा रहे भाई। लोग बिज़नेस करते हैं, लोग पैसा कमाते हैं, तो भैया हम उनसे अपने चार्जेज़ लेते हैं। हाँ, कोई समाज सेवा करे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। एक बंदा अभी लिख रहा था, जब आशीष कोहली जेके मीडिया में था, हमने इनको अपनी फर्नीचर के शोरूम की एड के लिए बोला, तो इन्होंने इतने पैसे बोले। तो भाई आपने फर्नीचर फ्री में दे लेना है क्या? आप फ्री में बेच रहे हो? आप भी तो फर्नीचर का पैसा ले रहे हो। इसलिए तो भैया हम प्रमोशन के पैसे नहीं लेंगे क्या? सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। सो वो इनको जर्नलिज्म के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। हमारी जर्नलिज्म की पढ़ाई में एक अलग स्टडी है, एडवर्टाइज़मेंट की स्टडी। तो ये एक प्रोफ़ेशन है एडवर्टाइज़मेंट का। यहाँ पर लोग एडवर्टाइज़मेंट डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वो एडवर्टाइज़मेंट का एक पार्ट है। लेकिन फिर प्रॉब्लम वही है ना, जर्नलिज्म पढ़ी हो तो पता पढ़ी होना, पढ़ते नहीं है। पढ़ते ही नहीं है तो पता कैसे होगा? हमने तो पढ़ाई की है, तो हमें पता है एडवर्टाइज़मेंट क्या है, हमें पता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, लेकिन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एक सेकंड लास्ट या आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आप एक जो यूथ है हमारे जे&के का, जो जर्नलिस्ट करना चाहता है, दूसरा कोई भी नॉर्मल जो पढ़ाई कर रहा है या बिज़नेस करना चाहता है, उनको एज़ अ अपना एक्सपीरियंस, एज़ अ पर्सनल इंडिविजुअल एक्सपीरियंस क्या कहना चाहोगे? क्या करना चाहिए स्टेट में या हमारे इंडिया में? क्या एक कोई एक एडवाइस आपके तरफ से? देखो, आपके पॉडकास्ट से ना मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, चाहे वो जर्नलिज़्म में आए, चाहे वो किसी भी प्रोफ़ेशन में आए, ईमानदारी। कहते हैं ना कि कोई किसी के पास हर एक इंसान कुछ ना कुछ किसी से सीखता है, कुछ ले लेता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार अगर आप ईमानदार हो ना अपने काम में, तो भगवान आपको ज़रूर एक ना एक दिन ऐसी जगह पे पहुँचाता है। और अगर आप ईमानदार नहीं हो, तो यार आपको आज बड़ी ईज़िली चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसका एंड बड़ा ख़राब होगा। अगर आपको लगता है ना कि मुझे लोग प्यार करते हैं, तो शायद वो मेरी ईमानदारी ही है कि मेरे भगवान ने उस ईमानदारी को, मेरी लॉयल्टी को देखते हुए मुझे आज जो कुछ दिया है। इसलिए मैं ज़रूर ये कहूँगा जितने भी लोग हैं, युवा पीढ़ी ख़ास करके, यार ईमानदार रहो। ईमानदारी के ऊपर आज के स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ाता, मॉरल लेसन नहीं देता कि ईमानदारी होनी चाहिए। किसी ऑफ़िस में जाएँगे वहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही ऐसा करप्शन का बोलबाला होगा कि आपको उसमें मिलना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि यार ईमानदारी रखो। हम ईमानदारी जब रखते हैं तो भगवान आपको पूरा फल देता है। भगवान श्री कृष्ण जी को अगर आप सुने, मैं तो उनको बहुत सुनता हूँ, उनके जो श्लोक हैं, गीता में लिखे हुए हैं। मतलब आप अपने काम में ईमानदार हो ना, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती, कोई भी ताकत। हाँ, ईमानदार इंसान को रिज़ल्ट थोड़ा लेट मिलता है। उसके लिए भगवान ने इतनी सारी कठिनाइयाँ बिछाई होती है ना, उसको उस कठिनाइयों से निकलना पड़ेगा। मतलब ईमानदारी का रास्ता इतना आसान नहीं है। आपको लगता होगा ईमानदारी का रास्ता इतना आसान नहीं है। आपको कदम-कदम पे भगवान आपके जो है टेस्ट लेगा। कहीं पे आपको पैसे का ऑफ़र हो जाएगा, कहीं पे आपको जॉब का ऑफ़र हो जाएगा, जहाँ पर आपको सही काम नहीं करना होगा। वो ऐसे ही आएँगे अपने आप ही, लेकिन वो आपका टेस्ट होगा, आपकी ईमानदारी का टेस्ट। ईमानदार रहने वाले को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। सर, एक आखिरी सवाल एज़ अ पर्सनल हमारा ये है कि एज़ अ हमारे द नेक्स्ट थॉट को हम तीनों दोस्तों ने स्टार्ट किया था। हमारे लिए कोई एडवाइस या कोई सजेशन आपको लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं? भैया आपके लिए एडवाइस ये है कि यूथ तो आप हो ही, जी, तो पक्का कुछ ना कुछ प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। जी, उस प्रिपरेशन को करो, जी। भगवान के ऊपर भरोसा रखो। भगवान ज़रूर आपको जो है एक दिन कुछ ना कुछ अचीव करवाएगा। और माता-पिता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ होना चाहिए। आज के टाइम पे हम ना माँ-बाप को ना उनके आशीर्वाद के बिना ही चल पड़ते हैं। माँ-बाप का आशीर्वाद सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके ऊपर माँ-बाप का आशीर्वाद है तो आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। और गलत सोसाइटी से दूर रहें, ये मेरा आपको भी मैसेज है और आपके थ्रू पब्लिक को भी। और जो आप ये पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ताकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपसे सीखे। अगर आप अपनी ऑडियंस को, एक व्यक्ति को भी कुछ चीज़ सिखा देते हैं तो आप सक्सेसफुल हैं, लेकिन अच्छी चीज़।
सो मेरा यही मैसेज रहेगा और यूथ से मेरा मैसेज है, जितनी भी यूथ हमें देख रही है, मेरा उनसे मैसेज है कि यार ईमानदार रहिए, ड्रग्स से दूर रहिए, अच्छे काम करिए, माँ-बाप को हमेशा इज़्ज़त दीजिए। कई लोग हम देखते हैं वृद्धाश्रम में आज अपने घरों में ठीक-ठाक होते हैं, अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए और जिन्होंने ऐसा किया है, वो अपनी फैमिली को फिर से रीयूनाइट कीजिए। अपने माँ-बाप को अपने घर लाइए। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक सो यू मच सर और हमारे को आने के लिए। आपने कीमती समय अपना दिया, हमें बुलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं एक बात कहूँगा, आपका जो चैनल है, लोग उसे फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें थैंक यू सर। और अच्छे-अच्छे कमेंट्स दें। और आपको लगता है कि कोई और अच्छे लोग भी इनके पॉडकास्ट में आएँ, तो इनको सजेस्ट करें। तो ये ज़रूर ये उनको भी बुलाएँगे और मेरी तरफ से राम राम, सनातन धर्म की जय। किसी को कोई बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँ। जय हिंद। शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने के लिए। अब आपको 2 चीज़ें करनी है। पहली, आपको इसको शेयर करना है सब तक जिनको भी आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपको अगर लगता है कि हम कुछ और नए गेस्ट को लेके आ सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। और आपको लगता है कि हमने ये एपिसोड बहुत अच्छा किया है तो हमें उसके लिए भी हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपको हमारे साथ बात करनी है, कोलैब करना है, तो हम उसका डिस्क्रिप्शन में इंस्टा और जितने भी हैंडल्स हैं उनका हम लोग लिंक डाल देंगे। एंड शुक्रिया, जय हिंद।